अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर ख़ालिद ख़ान। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा स्पेन में प्रोफ़ेसर हूँ और आज हम बात करेंगे ऑथरशिप्स के जो कुछ प्रॉब्लम्स हम फ़ेस करते हैं, उनको किस तरह से समझा जाए और किस तरह से उनको हल किया जाए। ये डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजील। तो डॉक्टर सजील आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना प्रेज़ेंटेशन अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। जी, थैंक यू डॉक्टर खालिद। मुझे आज अपने जो ख़्यालात हैं उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आपने आज मुझे एक मौका दिया है। मेरा नाम डॉक्टर सजील सईद है। मैं यहाँ पे एक पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन है, जिसने अब तक तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों को मेंटोरशिप प्रोवाइड कर चुके हैं। चैम्बर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट का चेयरमैन हूँ। एंड अगेन थैंक यू डॉक्टर खालिद के आपने आज जो मेरा एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आपने मुझे दावत दी। थैंक यू। नो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो अब देखें कि जब आप एक आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं या पब्लिश जी आर्टिकल को डॉक्टर। देखते हैं, तो उसमें यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं, जहाँ टाइटल के नीचे 2 किस्म की ऑथरशिप लिखी गई हैं। एक में तो इंडिविजुअल्स के नाम हैं, इसे हम कहेंगे इंडिविजुअली नेम्ड या बायलाइन ऑथरशिप, दूसरा ग्रुप ऑथरशिप होता है। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स भी हों और ग्रुप भी हो, तो फिर हम इसको हाइब्रिड कह सकते हैं। तो अब इसको देखते हुए एक्सपीरियंस ये हमें बताता है कि एक किस्म की बैटल चल रही होती है कि फर्स्ट, लास्ट या कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो सजील, आप कोई एग्जांपल देंगे इसके बारे में? सर, एग्जाम्पल मैं क्या ही दूँ, जो चीज़ मेरे अपने ऊपर ही बीती गई है। डॉक्टर खालिद, पहला जो रिसर्च प्रोजेक्ट था मेरा 2019 में, जब मैं सेकंड ईयर में था, तो मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था किडनी स्टोन्स के हवाले से, ठीक है? जब मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमने एक चीज़ मुंतखब कर ली थी कि सजील सईद सेकंड ऑथर होगा। मेरे साथ का जो कलीग था एक्स वाई जी, अभी नाम नहीं ले सकता, एक्स वाई जी वो फर्स्ट ऑथर होंगे, ठीक है? और मैं हमने ये बात अपने सुपरवाइजर से भी कन्वे कर दी थी। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम अप्रैल 2019 से लेके टिल अगस्त 2020 तक, अगस्त 2020 में हमने अपनी रिसर्च को कंप्लीट किया और अब हम उसको भेजने लगे थे। तो बिफोर सेंडिंग हमारे सुपरवाइजर ने कह दिया कि डॉक्टर सजीद, यू शुड बी द फर्स्ट ऑथर, एंड डॉक्टर एक्स वाई जी आपको फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आना पड़ेगा। अब हुआ तो ये कि हमने तो मान लिया इस बात को, बट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुई कि मेरे और मेरे फ्रेंड, वो आर्टिकल वैसे पब्लिश भी हुआ है और मैं उसका फर्स्ट ऑथर भी हूँ, बट एक प्रॉब्लम अभी तक एग्जिस्ट की गई है, वो ये है कि मेरे और मेरे कुलीग में टिल डेट अभी तक इस बात को लेके डिस्प्यूट रहा है कि वो जब भी मुझे याद करता है, वो कहता है कि सजील, यू हैव डन सच एन अनएथिकल थिंग रिगार्डिंग द ऑथरशिप। सो यस, दैट इज अ डिस्प्यूट जिसके हवाले से मैं आपकी राय लेने के लिए अभी आया हूँ। ठीक है, इस डिस्प्यूट को डिस्कस करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ हाइलाइट कर दिया है, वो ये है कि अगर इस किस्म का डिस्प्यूट हो जाए, तो ये जी डॉक्टर लाइफ खान। लॉन्ग डिस्प्लेजर बन जाएगा आप दोनों के लिए। एग्जैक्टली। और हो सकता है एग्जैक्टली फ्यूचर डॉक्टर। में जाके आप एक दूसरे के साथ रिसर्च ही ना कर सकें, अगरचे सैडली आपकी हुई। एग्जैक्टली। आपकी स्किल और कॉम्पिटेंस कॉम्प्लीमेंट्री हो और एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो सकती हो। ओके, तो एग्जैक्टली डॉक्टर खालिद। इसको समझने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि ऑथरशिप के साथ एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो इन जी दोनों डॉक्टर। चीज़ों को समझना साथ ज़रूरी है। आईसीएमजे या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स ने इसके बारे में कुछ रूल बनाए हुए हैं। सजील, आप बताएंगे कि ये रूल्स क्या हैं? थैंक यू डॉक्टर खालिद मुझे इस बारे में बोलने के लिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, इन्होंने ऑथरशिप क्राइटेरिया में कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कुछ रूल्स एक्चुअली बनाए हुए हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, पहले हमें उसको समझना चाहिए और फिर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये रूल्स कॉन्फ्लिक्ट से हमें बचा सकते हैं कि नहीं। सो रूल नंबर वन, अगर देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू कॉन्सेप्शन डिजाइन वर्क एनालिसिस। सिंपल अल्फाज में मैं बताऊंगा कि क्या ऑथर ने
रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस लिखने में कोई हेल्प की है, या उसके टॉपिक फॉर्मेशन में हेल्प की है, या डेटा कलेक्शन में हेल्प की है, या डेटा एनालिसिस में हेल्प की है। तो दैट इज द रूल नंबर वन, कि क्या इन 3 से 4 चीजों में से किसी भी एक चीज में ऑथर ने कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया। ठीक है। रूल नंबर 2 की बात की जाए, रूल नंबर 2 ये कहता है, ड्राफ्टिंग द वर्क और रिव्यूइंग इट। सिंपल अल्फाज में, कि क्या ऑथर ने मैन्यूस्क्रिप्ट राइटअप में काम किया है, क्या उसने उसके रेफरेंसेस लिखे हैं, क्या उसने डिस्कशन रिजल्ट जो भी पार्ट होता है मैन्यूस्क्रिप्ट का, उसकी फॉर्मुलेशन में हेल्प किया है या नहीं की, एंड एट द एंड उसको रिव्यू किया है, उसको ड्राफ्टिंग के लिए ठीक किया है या नहीं किया। तो दैट इज द रूल नंबर 2। फिर बात की जाती है रूल नंबर 3 एंड 4 की। 3 एंड 4 काइंड ऑफ सेम है, और वो ये है कि क्या ऑथर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जो भी उसने लिखा है मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, जो भी उसने रिसर्च की है, क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैसे, कि कल को अगर किसी भी वजह से उसके आर्टिकल में कोई एरर निकल आता है, तो क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या नहीं ले रहा। मिसाल के तौर पे, अगर ऑथर ने मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखा है, ऑथर ने एनालिसिस भी किया है, कलेक्शन भी किया है, मगर वो ये कहता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो ये कहता है कि मैं नहीं लूंगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो फिर ऑथर कहलाने के लायक या ऑथरशिप क्राइटेरिया में वो फॉल नहीं करेगा। तो दैट इज द थिंग जो कि हमने यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये चारों पॉइंट मीट होने चाहिए। जी अगर इन डॉक्टर खालिद। चारों में से कोई एक भी मीट नहीं हो सका तो आईसीएमजे की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे। इस जी सूरत में डॉक्टर खालिद। आईसीएमजे ये रेकमेंड करता है कि इस शख्स को एक्नॉलेजमेंट में नेम कर दिया जाए। लेकिन जी जब डॉक्टर हम खालिद। ये चीज़ें पढ़ते हैं तो साथ हम ये देखते हैं कि एक लंबी लिस्ट है ऑथरशिप अब्यूज़ और ऑथरशिप डिस्प्यूट्स की। और इन लिस्ट को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस भी हैं, जैसे कि कमेटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स की हैं गाइडलाइंस। तो जब हम इन मसाइल को सामने रखते हैं तो ये समझा जा सकता है कि शायद ये क्राइटेरिया अनफिट फॉर पर्पस है। सजील, जी आपके डॉक्टर केस खालिद। में ये क्राइटेरिया फिट होते हैं? वेल डॉक्टर खालिद, अगर हम, मैं अपने ही क्राइटेरिया जो पहला प्रोजेक्ट था उसके ऊपर अगर इस आईसीएमजी क्राइटेरिया को लाई करता हूं, तो प्रॉब्लम क्या आता है कि मेरे और मेरे जो कुलीग हैं, मैं अभी सिर्फ अपने और सेकंड ऑथर ही की एग्जांपल दूंगा, कि मेरे और मेरे कुलीग ने इन चारों क्राइटेरिया पे वो पूरे उतरे थे। हम दोनों ने रिसर्च की कंट्रीब्यूशन, जो पहला है सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, उसमें भी हमने रोल अदा किया था। सेकेंडली, हम दोनों ने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर भी रोल अदा किया था। थर्ड एंड फोर्थ जो रूल है, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, हम दोनों इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार थे किसी भी इशू की वजह से। तो प्रॉब्लम यह है कि जो डिस्प्यूट जिस बेसिस पे बना, वो आईसीएमजे उसको बताने से एक्चुअली कासिर रहा है। ओके, तो इसके लिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं जी एक डॉक्टर। और सिस्टम है। अ, सही सही। इस सिस्टम में पहली सोच तो ये है कि चूंकि ऑथरशिप अनफिट फॉर पर्पस है, इसलिए वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। और यहाँ पे सही सही। प्रपोज ये किया गया है कि ये 14 रोल्स हैं जो कि किसी भी रिसर्च के काम में अप्लाई करते हैं। और सही बजाय सही। इसके कि हम ऑथरशिप और एक्नॉलेजमेंट के बारे में ये लड़ते रहें, बेहतर ये है हम्म। कि अपने जो रोल हैं वो सब डिस्क्राइब कर दें। और इन सही। 14 रोल में से जो ये रोल्स ब्लू कलर में यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली आईसीएमजी क्राइटेरिया से मैप करते हैं। लेकिन उसके सही सही। अलावा काफ़ी सारे और रोल्स भी हैं जो कि ब्लैक में लिखे गए हैं। तो आइडिया ये है कि हर कंट्रीब्यूटर का रोल उसके नाम के साथ लिखा जाए, चाहे वो ऑथर हो या ना हो। सही सही। और अगर एक शख्स ने दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा रोल किया हुआ है तो उसके दो तीन रोल्स के सामने नाम लिखा जा सकता है। सही। और अगर एक रोल में दो से ज़्यादा शख्स इन्वॉल्व हैं, एक से ज़्यादा शख्स इन्वॉल्व है, तो ये भी लिखा जा सकता है कि क्या उन्होंने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया, या एक ने लीड रोल प्ले किया, दूसरे ने असिस्ट किया। और इन सब के ज़रिए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, चूँकि सब का कंट्रीब्यूशन
एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब किया गया है। और इस डिस्क्रिप्शन को अगर कंप्यूटर साइंस के ज़रिए कैप्चर किया जाए तो ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी अपने स्टाफ की अपॉइंटमेंट अप्रेजल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हुँ, हुँ। आपकी सिचुएशन में ऑथरशिप को ऑर्डर को डिटरमिन करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव टूल ये क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। और ये सही, क्रेडिट सिस्टम एक कोई फिक्स्ड 14 लिस्ट नहीं है। ये भी हुँ, प्रपोज़ किया गया है कि जहाँ इन 14 के अलावा कोई और रोल भी हो, मिसाल के तौर पे क्लिनिकल ट्रायल्स में कहा जाता है कि ये एक एडिशनल, ये 2-3 एडिशनल रोल्स हैं, तो ये भी लिस्ट हुँ, किए जा सकते हैं। तो ठीक है। इस सिस्टम के ज़रिए क्या आपकी सिचुएशन को एड्रेस किया जा सकता था ऑब्जेक्टिवली सचिन? क्रेडिट टैक्सोनॉमी ये कहीं-कहीं ही इस्तेमाल होती है, इसलिए इसकी ज़्यादा वज़ाहत लोग नहीं कर रहे होते। अगर क्रेडिट टैक्सोनॉमी की बेसिस पे ही अगर तब के ज़माने में 2019-20 में अगर हमने किया होता, तो ऑब्वियसली अगर मैं अपने रोल की वज़ाहत अब करता हूँ, तो मेरा रोल सिर्फ़ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन एनालिसिस राइट अप वगैरह नहीं था, बल्कि मेरा कंट्रीब्यूशन था कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी थी। मैंने सिनॉप्सिस राइट अप में भी पार्ट लिया था, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट राइट अप एंड ड्राफ्टिंग, जबकि मेरे जो कुलीग हैं उन्होंने, यस उन्होंने भी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में काम किया, यस उन्होंने भी प्रपोजल राइट अप में काम किया, बट उसके बाद वो सीधा उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट राइट अप के अंदर काम किया था। ठीक है, सो डेफिनेटली बेस्ड अपॉन दैट कंट्रीब्यूशनलशिप या क्रेडिट टैक्सोनॉमी, उसकी बेसिस पे मैं तो अपने सुपरवाइजर का काफ़ी शुक्रअंदाज हूँ कि उन्होंने मुझे ही वैसे ही फर्स्ट ऑथर बना दिया था, बट तब ये टैक्सोनॉमी फॉलो का या इस टैक्सोनॉमी का किसी को पता ही नहीं था। तो सजील, अच्छा किया ये आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इन जी, लाइट जी ऑफ डॉक्टर द खालिद। एग्जिस्टिंग रूल्स। क्या जी डॉक्टर और खालिद। डिस्कस करना चाहेंगे? वेल डॉक्टर खालिद, अब मसला ये है कि मेरा दिमाग में तो ये अभी एक ऑथरशिप प्रॉब्लम आया था, बट देयर आर सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स जो कि मेरे अभी भी मिथ्स हैं, जो कि अभी तक अनरिजॉल्व हैं। मैं चाहता हूँ कि हम उन मिथ्स के ऊपर भी बात करें, तो क्या हम इस मिथ्स के ऊपर बात कर सकते हैं अभी? ज़रूर कीजिए। ये जी, थैंक यू डॉक्टर खालिद। सो मेरा पहला एक हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए हमेशा मेरे दिमाग में रहा है, कि क्या जो सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइजर जो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से लेके एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये यूट्यूब की वीडियोस हैं, ये देख लो, ये बुक्स हैं, ये पढ़ लो, ये सॉफ्टवेयर है, ये सीख लो वगैरह वगैरह, बट वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो बस हमें समझा रहा है। तो क्या वो समझाने की बेसिस पे ऑथरशिप डिजर्व करता है? ये अब आईसीएमजी क्राइटेरिया को रिवाइज़ करें तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। अगर हम्म, उसने डिज़ाइन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, राइटिंग वगैरह-वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया। इस सूरत सही में सही। जो सुपरविज़न का रोल अदा किया है उन्होंने, हम्म, उसको एक्नॉलेज किया जा सकता है पब्लिकेशन में। ठीक ठीक, सही सही। सो यस डेफिनेटली मेरे ख्याल से सुपरवाइजर को भी इस चीज का शऊर देने की जरूरत है, दैट दे कैन ओनली बी द पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, सो दे कैन ओनली बी द पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट सिर्फ उस रीजन में अगर उन्होंने आईसीएमजी क्राइटेरिया को फॉलो किया। सो डॉक्टर खालिद, मेरा एक और सवाल है जो कि मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपसे। सो क्या अगर बहुत से यहाँ पे कुलीग्स हैं जो कि डेटा बेसिस हैं, जैसे सीडीसी वंडर एक डेटाबेस है, उसमें सीधा क्या बात होती है, उसमें सिंपल डेटा को देख के टॉपिक बनाया जा रहा होता है, एनालिसिस फिर की जाती है और फिर सीधा ही मैन्युस्क्रिप्ट राइटअप की तरफ जा रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ तीन चीजों में डिवाइडेड होता है कि टॉपिक बनाओ, एनालिसिस करो और मैन्युस्क्रिप्ट लिख दो। तो क्या बेस्ड अपॉन ओनली डेटा एनालिसिस, based upon only data analysis, which is somewhat 33% of that सीडीसी वंडर का पेपर, क्या उसकी बेसिस पे वो बंदा ऑथरशिप डिजर्व करता है या नहीं? अकॉर्डिंग टू द आईसीएमजी क्राइटेरिया द आंसर विल बी नो। क्योंकि अगर हम्म, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो वो कैसे सही, फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? ठीक अगेन, ठीक। डेटा एनालिसिस क्रेडिट सिस्टम के ज़रिए डिस्क्राइब किया जाए एक्सप्लिसिटली, तो उसमें सब लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो क्लियरली सामने आ जाएगा।
ठीक, ठीक डॉक्टर खालिद। अच्छा डॉक्टर खालिद मेरा एक और सवाल रहा है जो कि बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा सवाल ये रहता है। अब डॉक्टर खालिद हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान या चले पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं लेते, एशिया की कंट्रीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मेजरली जो कंट्रीज़ हैं वो हैं आइदर अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, इवन इंडिया भी। ये तमाम कंट्रीज़ कोई बहुत ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ नहीं है। ये कुछ कंट्रीज़ थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, कुछ कंट्रीज़ को बी ग्रेड कंट्रीज़ भी कहा जाता है। अब मसला ये है कि इन तमाम कंट्रीज़ के पास कोई फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ तो है नहीं। अब बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ रिसर्चर फ्रॉम पाकिस्तान, मेरे पास भी अब मैंने पूरा पेपर तो कर लिया कंप्लीट। अब मैं किसी जर्नल में भेजना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं द लैंसेट में भेजना चाहता हूँ अपना आर्टिकल। बट द लैंसेट ये की चार्जेस जो हैं वो 5 to 7,000 डॉलर्स है सबमिशन के, यानी सबमिशन के बाद उसकी एक्सेप्टेंस और पब्लिकेशन फीस $7,000 है। तो वो चीज़ तो मैं अब पूरा नहीं कर सकता। तो क्या ये मैं काम कर सकता हूँ कि किसी एक ऑथर को जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में या यूनाइटेड किंगडम में है, उस बंदे को मैं अप्रोच करूँ कि वो बंदा अपनी यूनिवर्सिटी आईडी से हमारे पास आ जाए और वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर बन जाए, और उसकी वजह से हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और उसको भी फ़ायदा हो जाएगा कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फंडिंग वो भी बंदा ऑथर। तो इस सूरत में सजील आइडियल सिचुएशन तो ये है कि उनका फंडिंग कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट के अंदर डिस्क्राइब कर दिया जाए, क्योंकि जो फंडिंग कंट्रीब्यूशन है जी डॉक्टर खालिद। वो ऑन इट्स ओन ऑथरशिप क्राइटेरिया तो नहीं है। तो हुँ, अगर कोई शख्स पैसे देकर ऑथरशिप की लिस्ट में शामिल हो गया तो एक किस्म की परचेज ऑफ ऑथरशिप हो गई, हुँ, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करता है। हुँ। आइडियली विदाउट मीटिंग ऑथरशिप क्राइटेरिया दे शुड नॉट बी नेम्ड ओवर देयर, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल यकीनन एक्नॉलेजमेंट्स में मेंशन किया जा सकता है। ठीक, ठीक डॉक्टर खालिद। सो क्या ऐसा नहीं पॉसिबल कि अब यूजुअली तौर पे जितने भी ऑथर्स हम अप्रोच करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स या किंगडम से, अगर कोई बंदा अप्रोच कर रहा होता है, वो यूजुअली तौर पे ये कहता है कि हम लास्ट ऑथर बन जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर बन जाते हैं, तो हम आपके फीस तभी हट पाएगी, अदरवाइज देयर इज़ नो अपॉर्च्युनिटी फॉर देम कि वो हट पाए। तो इसका फिर क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? इसका सॉल्यूशन शायद ऑथर्स के हाथ से बाहर है। इसका हुँ, सॉल्यूशन सिस्टम में है। सिस्टम को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि लो रिसोर्स सेटिंग से लोग कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली नहीं कर सकते, तो हुँ, उनके लिए कंसेशन या वेवर ऑफ फीस होना चाहिए। अम, क्या ये सिस्टम चलेगा, सही इम्प्लीमेंट होगा, हुँ। या अब्यूज़ होगा, ये एक अलहदा मसला है। ठीक, ठीक। बहरहाल बर्डन फाइनेंशियल बर्डन लो सिस्टम सेटिंग पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनकी जो अच्छी रिसर्च है उससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, सिर्फ उन्हीं को तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, ठीक डॉक्टर खालिद। अच्छा डॉक्टर खालिद इसी से रिलेटेड एक और सवाल था, वैसे तलाश और कॉरेस्पॉन्डिंग वाली बात से ही रिलेटेड, कि लेट्स से अगर सुपरवाइज़र है, वो उसका क्रेडिट टैक्सोनॉमी की बेसिस पे वो है सेकंड ऑथर। क्रेडिट टैक्सोनॉमी की बेसिस पे वो सेकंड ऑथर बनता है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक रूल भी या एक सुनी-सुनाई बात है कि सुपरवाइज़र को लास्ट ऑथर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ऑथर गिना जाता है एज़ अ सुपरवाइज़र। तो क्या वो बंदा अपना जो क्रेडिट टैक्सोनॉमी की बेसिस पे वो सेकंड बनता है, क्या वो उस अपनी पोज़ीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या वो लास्ट ऑथर फिर बन जाए, जस्ट बिकॉज़ कि ही इज़ अ सुपरवाइज़र? वो वंस अगेन ये जो फर्स्ट लास्ट वगैरह पे एम्फेसिस है, ये कहा जा सकता है कि ये एक ट्रेडिशन है, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। जिन ठीक, मुल्कों ठीक। में मेट्रिक बेस्ड सिस्टम कम इस्तेमाल होता है, ठीक है जहाँ डॉक्टर पे खालिद। के ऑथर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा वैल्यू दी जाती है उसको, बजाय इसके कि उनके ऑथरशिप में क्या ऑर्डर है, वहाँ पे ठीक है। इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। वहाँ पे सिर्फ ऑथर की अपनी डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट। तो यही ठीक, ठीक कहूँगा डॉ कि ये कोई सेट रूल नहीं है, और हो सकता है कि कुछ अरसे में ये रूल कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये एम्फेसाइज कर रही हैं कि प्रेशर टू पब्लिश और पेरिश ये हुँ। एक अनहेल्दी रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इसे ख़त्म किया जाए। ठीक, ठीक डॉक्टर खालिद। अच्छा डॉक्टर खालिद, एक
हमेशा से सवाल जो कि अभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर मेरे और मेरे फ्रेंड ने क्रेडिट टैक्सोनॉमी की बेसिस पे बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सेम काम किया होता, मिसाल के तौर पे 14 आउट ऑफ 10 काम मैंने भी किया है, 14 आउट ऑफ 10 काम मेरे फ्रेंड ने भी किया है, तो अब हम में से कौन फर्स्ट होगा, क्योंकि ये भी तो प्रॉब्लम आ गई है। इसका इसका सॉल्यूशन और चीज़ों से जो आपने मेंशन की इसके मुकाबले में ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ अच्छा। देखिए एक मैं अपना ही पेपर आपको दिखाता हूँ। लास्ट ऑथरशिप में हमने अपने कॉलिग के साथ मिलके ये लिखा है कि दिस इज़ इक्वल कंट्रीब्यूशन। और एक और एग्जांपल जहाँ पे फर्स्ट ऑथर की बात हो रही है, यहाँ पे इन दोनों ऑथर्स ने ये लिखा है कि इन्होंने इक्वली कंट्रीब्यूट किया। तो अगर आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पे इन चीज़ों की वैल्यू है, तो वहाँ हम्म, पे म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप एस्टेरिस्क लगा के या एक्सप्लेनेशन फुटनोट दे के बता सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन हमारा इक्वल है। ठीक है डॉक्टर खालिद। आई गेस मेरे काफ़ी मिथ्स अब तक तो वैसे रिजॉल्व हो चुके हैं। बिल्कुल आखिरी मिथ था वो भी आपने पहले बात से रिजॉल्व हो चुका है, सुपरवाइजर शुड बी लास्ट ऑथर के लिहाज से। सो मेरा एक मिथ है जो कि अब रह चुका है, दैट इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ ऑथरशिप। अब मेरे केस में तो मेरे सुपरवाइजर ने बता दिया था कि सजीव यू शुड बी द फर्स्ट ऑथर, यू शुड बी द एक्स वाई जी पर्सन शुड बी द सेकेंड ऑथर, ठीक है। सो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि हो ये भी तो हो सकता था कि मैं ये बात गलत पोर्ट्रे कर रहा हूँ या फॉल्सली क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने ज्यादा काम किया है, और पता चले कि वाकई में मेरे फ्रेंड ने ज्यादा काम किया, बट चूंकि मेरे ताल्लुकात सुपरवाइजर से इतने डीप थे कि मैंने उसको एक फॉल्स रंग दे दिया, ठीक है। तो क्या सुपरवाइजर को फिर इस चीज को देखते रहना चाहिए कि इस बंदे ने ही काम ज्यादा किया, या इसका कौन फिर देखे? तो अब हम चलते हैं देखते हैं कि ऑथरशिप डिस्प्यूट अगर हो जाए तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। यस डॉक्टर खालिद। तो पहली चीज़ तो ये है कि समझें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑथर कंट्रीब्यूटर या इन्वेस्टिगेटर हम्म। आम तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम्म। किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई होते हैं या ठीक ठीक। उसमें स्टूडेंट होते हैं। हम्म। उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उन रूल्स ठीक। और रेगुलेशंस के अंडर काम करते हुए वो एक मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर हम्म। उसको वो सबमिट करते हैं जर्नल को। अब हम्म। यहाँ पे जर्नल के रूल अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो आईसीएमजे रूल जो है वो बेसिकली जर्नल्स के रूल्स है। ठीक ठीक। अब जब पेपर सबमिट होता है तो साथ ही शायद आपने प्री प्रिंट भी सबमिट किया होगा, हुँ, फिर इन चीज़ों का पीयर रिव्यू हो, फिर इसकी रिवीजन हो हुँ, और फिर पब्लिकेशन हो जाए। इस वक्त हुँ, अगर ऑथर्स को पता चले कि उनकी मर्जी के बगैर ऑर्डर चेंज कर दिया गया हुँ, या उन्हें निकाल दिया गया बगैर उन्हें हुँ, बताए हुए, तो वो एक ऑथरशिप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। सही, सही। आम तौर पे ये कंप्लेंट वो रेज करते हैं जर्नल्स के पास, ये सोचते हुए कि शायद जर्नल हमें इसमें इंसाफ दे दे। लेकिन हुँ, असल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ इंसाफ देने की इंस्टीट्यूशन के पास है, जर्नल के पास नहीं है। क्योंकि जर्नल ये तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता कि आपकी क्रेडिट स्कीम जो आपने बनाई मिसाल के तौर पे, या जो आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया ऑथरशिप ऑर्डर के बारे में, वो एक सच्चा एग्रीमेंट था, वो सच्चाई के सही। बेसिस पे था, उसमें कितनी वैलिडिटी है। तो हुँ, इसलिए आम तौर पे जर्नल जो है वो ये मसला इंस्टीट्यूशन को पास कर देता है। यहाँ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए फॉल्ट प्रूव हो जाए, हुँ, तो ऑथरशिप इंटेग्रिटी के फ्लॉ की वजह से पेपर रिट्रैक्ट भी हो सकता है। तो इसमें सब लोगों का ही नुकसान होगा, हुँ, वो जिन्होंने अच्छा काम किया और वो जिन्होंने काम नहीं भी किया उनका भी नुकसान होगा। हुँ, अब इंस्टीट्यूशन में कंप्लेंट जाने के बाद आम तौर पे इंस्टीट्यूशन में कोई सेंट्रल हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं होता, वो उसको हुँ, डिपार्टमेंट को पास कर देते हैं। और हुँ, डिपार्टमेंट के साइज़ के लिहाज से वो उसको डाउनस्ट्रीम कर देते हैं इन्वेस्टिगेटर हुँ, ग्रुप में, कि आप ही म्यूचुअली डिस्कस करके एग्री करके रिजॉल्व करें, हुँ, क्योंकि कोई आउटसाइड एडजुडिकेटर लाने की शायद ज़रूरत ना हो। लेकिन हुँ, अगर ये रेजोल्यूशन सूटेबल या एक्सेप्टेबल ना हो सबको ऑथर्स को, तो हुँ, वो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं। काफ़ी एग्जांपल हैं इनके वेस्ट में कि ऑथरशिप डिस्प्यूट को रिजॉल्व के लिए, रेजोल्यूशन के हुँ, लिए जजेस से अप्रोच किया जाता है लॉयर्स के थ्रू। इन द हुँ, एंड
यहाँ पे ये भी हाइलाइट कर दूँ कि कई दफ़ा रिट्रैक्शन हो तो कुछ ऑथर कहते हैं, भई हम तो गेस्ट ऑथर थे, हमने तो काम ही हुँ, नहीं किया था, हमारे ऊपर क्यों का ब्लेम, रिसर्च में फ़ॉल्ट का ब्लेम लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ हुँ, पे ये समझना ज़रूरी है कि गेस्ट ऑथर खुद ही एक फ़ॉर्म ऑफ रिसर्च मिसकॉन्डक्ट है। तो हुँ, अगर इन सब को समझा जाए अ, इन डेप्थ, तो सॉल्यूशन रियली ये है कि सारे को-ऑथर्स आपस में मिलके हुँ, इसको एंटिसिपेट करें कि ये एक सीरियस इश्यू है हुँ, और इसको ट्रांसपेरेंटली रिज़ॉल्व करें। हुँ, इसका इसके इसका एंटिसिपेशन के ऑर्डर क्या होगा? हो सकता है कि पहले दिन डिटरमिन ना किया जा सके। हुँ, ये आपस में एग्री करें कि हम इसको पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे हुँ, और जब मैन्युस्क्रिप्ट के प्रिपरेशन, सबमिशन, फाइनलाइज़ेशन का टाइम आएगा, उस वक़्त हुँ, फिर हम ये एक फाइनल डिसीज़न लेंगे। लेकिन हुँ, पीरियोडिक रिव्यू और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस के ज़रिए और म्यूचुअल एग्रीमेंट के ज़रिए ही ये डिस्प्यूट अवॉइड किया जा सकता है। हुँ। सजिल, क्या आप कोई फाइनल एडवाइस देंगे कॉलीग्स को इन लाइट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे? वेल डॉक्टर खालिद, मेरी भी काफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे दिमाग में वो अभी रिज़ॉल्व हुए हैं। और जब जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डेफिनेटली रिजॉल्व होंगे रिगार्डिंग द ऑथरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। अब बात आती है कि देखिए, अगर हम लोग जितने भी हैं, लाइक मैं अपनी बात करता हूँ या मेरे जो साथ में कुलीग थे, अब मसला तो ये हुआ था, काम तो दोनों ने किया था, दोनों एथिकली सब कर रहे थे, बट ये भी हो सकता था जस्ट बिकॉज, जैसे भी आपने बात की है कि अगर जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कन्फ्लिक्ट हम दोनों का भी नुकसान हो सकता था। कि अगर वो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं समझता कि मैं हुँ, सेकंड हुँ। ऑथर हूँ, मैं तो फर्स्ट ऑथर बनना चाहता हूँ, वो जनरल को कह देता और जनरल कहता कि ठीक है भाई, हम आपका पेपर ही निकाल देते हैं, आपस में डिसाइड कर लो उसके बाद। हुँ, हुँ, तो हुँ। इससे क्या होगा, इससे नुकसान मेरा ही होगा और मेरे कुलीग का ही नुकसान होगा फ्यूचर के लिए। तो बात ये है कि ये जो चीज है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनरल के पास नहीं है कि जनरल इसको क्या देख रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम जनरल पे भेजने से पहले खुद आपस में बैठ के डिसाइड कर लें कि क्या है क्या नहीं है। एंड हमारे साथ अगर कोई सुपरवाइजर अटैच है, वो भी ठीक तरीके से हमें देखता रहे, बगैर किसी कोई रिलेशनशिप किए हुए या कोई एक तरह से कहते हैं कि किसी एक बंदे को अननेसेसरी एडवांटेज दिए बगैर, वो देखे कि किस बंदे ने ज्यादा काम किया है, कौन ज्यादा लैग कर रहा है, वो खुद से एक क्राइटेरिया बता दे, जो कि क्रेडिट एक्सोनॉमी ने काफी अच्छे से बयान किया हुआ है। तो उसी तरीके से हम ऑथरशिप के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कि एथिकल डिस्प्यूट्स हैं, बाय द वे, अनएथिकल भी नहीं है, एथिकल है, उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बिफोर सेंडिंग दैट आर्टिकल टू अ जनरल। सजील, आपने बहुत अच्छी समरी दी। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ थैंक अब यू। हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर काले, थैंक यू सो मच।